वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि इस तरह के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में, चाहे वो आपका सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस हो, या फिर आप देखिए किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, या आपके वनडे एग्जाम हो, हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं इसीलिए कहता भी हूँ कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिएगा, और इनसे मालूम चल जाएगा कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग विश्व बैंक के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। अगर विश्व बैंक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से, आसानी से आप लोग उसका आंसर दे पाएंगे इस क्लास को देखने के बाद। और महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है ना, उसमें सभी संगठन आपको क्रम से मिल जाएंगे, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसमें आप देखते हैं कि 5 जो संगठन है ना, उसी को आप लोग वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, यानी कि आप देखिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ साल 1944 में, कब 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में बेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ये दोनों संस्थाएं बेटन वुड्स की संस्थाएं। बेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। और आप देखते हैं कि 1 से 22 जुलाई 1944 तक 44 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, और इसका तत्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। एक संगठन की और यहां उल्लेख हुआ है, IMF की बात कर रहा हूं, और इसके बारे में आगे हम लोग विस्तार से बात करेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। अभी एक सामान्य जानकारी आप लोगों को यहां दे देते हैं। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। वैसे 1944 में आप देखते हैं कि आ चुका था। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA में देखने को मिलेगा। ये भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना, उससे उबरने में सहायता करना IMF का उद्देश्य है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को आप लोग विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है ना, उसी को आप लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। और विश्व बैंक का मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिलेगा वॉशिंगटन DC USA में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग देखना चाहें ना तो देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत हो गया। यहां से आप लोग जाएंगे, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स चले जाइए, यहाँ आप लोगों को वॉशिंगटन DC देखने को मिलेगा। देखिए ये है वॉशिंगटन, यही इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है, यह कई संस्थाओं का समूह है, इसलिए इसे विश्व बैंक समूह भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो आप देखते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वर्तमान में विश्व बैंक में आप देखेंगे 189 देश शामिल हैं। कितने? 189 देश शामिल हैं। जिस समय आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस समय जरूर देख लिया करिएगा, कई बार क्या रहता है, बदलते रहते हैं। तो अभी वर्तमान में 189 हैं। और विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। तो ये शर्त रखी गई है कि अगर आपको विश्व बैंक का सदस्य बनना है तो पहले आप अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनिए। अगर हम लोग दोनों में अंतर देखें, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में, तो आप देखेंगे कि विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है, जबकि IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ही ऋण देता है। इन दोनों संस्थाओं में एक अंतर यह भी है कि विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों का इस्तेमाल निर्धन यानी कि गरीब राष्ट्रों के साथ साथ धनी देश भी कर सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक का यह एक अग्रणी विकास संस्थान है जो विकासशील देशों में गरीबी से लड़ने तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण गारंटी, जोखिम प्रबंधन, उत्पादों और विश्लेषणात्मक तथा सलाहकार सेवाएं देने का काम भी करता है। इसके सदस्य देश संयुक्त रूप से इसके लिए जिम्मेदार होते हैं कैसे इसका वित्त पोषण किया जाता है और इसका पैसा कैसे खर्च किया जाता है। विश्व बैंक का प्रयास आप देखिए सतत गरीबी में कमी के उद्देश्य से सहस्ताब्दी
विकास लक्ष्यों तक पहुंचने पर केंद्रित है। और विश्व बैंक समूह में शामिल अगर संस्थान अगर आप लोग देखें, जो 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, उन्हीं की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। तो आईबी, इसे आप लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसे शॉर्ट में आप लोग आईबीआरडी भी कहते हैं। आईबीआरडी की स्थापना 1944 में हुई थी और वर्तमान में इसके 189 सदस्य हैं। आईबीआरडी का उद्देश्य मध्यम विकास वाले देशों और ऋणग्रस्त गरीब देशों में ऋण गारंटी और गैर उधार सेवाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना, और जिसमें विश्लेषणात्मक और सलाहकार सेवाएं भी शामिल हैं। आईबीआरडी ने उन सदस्य देशों के स्वामित्व में है जिनकी मतदान शक्ति देश की सापेक्ष आर्थिक शक्ति के आधार पर इसकी पूंजी सदस्यता से जुड़ी हुई है। आईबीआरडी दुनिया के वित्तीय बाजारों से अपना अधिकांश धन जुटाता है। वर्ष 1959 से इसने AAA रेटिंग बनाए रखी है। आईबीआरडी और आईडीए मिलकर विश्व बैंक का स्वरूप लेते हैं, जो विकासशील देशों की सरकारों को वित्त पोषण, नीति सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह विश्व बैंक के परिचालन खर्चों को वहन करता है और बेहद गरीब देशों के लिए आईडीए को धन भी प्रदान करता है, धन भी देता है। और दूसरा आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्या है, ये आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसे आप लोग इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जैसे शॉर्ट में आप लोग आईएफसी के नाम से भी जानते हैं। वर्ष 1956 में स्थापित आईएफसी 184 सदस्य देशों के स्वामित्व में है वर्तमान में, जो सामूहिक रूप से नीतियों को निर्धारित करता है। यह 100 से अधिक विकासशील देशों में उभरते बाजारों में कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को रोजगार सृजित करने, कर राजस्व जुटाने, कॉरपोरेट प्रशासन और पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार करने तथा उनके स्थानीय समुदायों में योगदान करने में सहायता देता है। यह विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ी वैश्विक विकास संस्थान है। आईएफसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में ऋण दायित्वों को पूरा करने के माध्यम से लगभग सभी ऋण गतिविधियों के लिए धन जुटाता है। वर्ष 1989 के बाद से आप देखिए आईएफसी ने अपनी AAA रेटिंग बनाए रखी है। यह आमतौर पर 7 से 12 साल की परिपक्वता वाले व्यवसायों और निजी परियोजनाओं को ऋण देता है, यानी कि आप देखते हैं कि उधार देता है। और इसके द्वारा किए जाने वाले निवेशों के लिए समान ब्याज दर की नीति नहीं है। आईएफसी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के जोखिम को कम करने के लिए अपने वैश्विक व्यापार वित्त कार्यक्रम के माध्यम से 80 से अधिक देशों में 200 से अधिक अनुमोदित बैंकों के व्यापार भुगतान दायित्वों की गारंटी भी देता है। फिर आप देखेंगे अगला संस्थान है इसमें अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसे आप लोग शॉर्ट में आईडीए भी कहते हैं। आईडीए की स्थापना 1960 में हुई थी। वर्तमान में इसके 173 देश सदस्य हैं। आईडीए विश्व बैंक का वह हिस्सा है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है। 173 शेयरधारक देशों द्वारा प्रबंधित आईडीए का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, असमानताओं को कम करना, लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए अनुदान प्रदान करना है। यह दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों में बुनियादी सामाजिक सेवाओं हेतु सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। इनमें से आप देखिए 39 अफ्रीका में है। आईडीए रियायती शर्तों पर ऋण देता है, अर्थात यह शून्य या फिर बहुत कम ब्याज शुल्क लेता है, और पुनर्भुगतान 30 से 38 साल तक किया जा सकता है, और जिसमें 5 से 10 साल की छूट अवधि भी शामिल है। यह समानता, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, उच्च आय और आप देखिए बेहतर जीवन स्थितियों का समर्थन करते हुए सहायता प्रदान करता है। प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता, स्वच्छ पानी, कृषि, व्यापार, जलवायु सुधार, बुनियादी ढांचा, संस्थागत सुधारों के लिए भी आईडीए सहायता करता है। फिर अगला आप देखेंगे, अगला संस्थान है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इसे आप लोग इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसे शॉर्ट में आप लोग ICSID भी कहते हैं। 1966 में स्थापित ICSID एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ICSID अभी समय एक बहुपक्षीय संधि है जिसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक द्वारा तैयार किया गया, और ताकि विश्व के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। अधिकांश देशों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेश संधियों और कई निवेश कानूनों और अनुबंधों में निवेशक राज्य विवाद निपटान के लिए एक मंच के रूप में ICSID को मान्यता दी है। इसका नेतृत्व महासचिव द्वारा किया जाता है, जो कार्यवाही के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। इसके महासचिव को पंचाट न्यायाधिकरण
न्यायाधिकरण या सुलह आयोग का गठन करने का भी अधिकार है। अधिकांश मामलों में आप देखिए न्यायाधिकरण में 3 मध्यस्थ होते हैं, निवेशक द्वारा नियुक्त, राज्य द्वारा नियुक्त और दोनों पक्षों के समझौते द्वारा नियुक्त होता है। फिर आप देखेंगे अगली आपकी संस्था है 5वीं, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, और इसे आप लोग मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA के नाम से भी जानते हैं। 12 अप्रैल 1988 को विश्व बैंक समूह के नए सदस्य के रूप में MIGA की स्थापना की गई थी। कानूनी तौर पर अलग और आर्थिक रूप से स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यवसाय के लिए खोली गई MIGA में 179 देश सदस्य हैं और MIGA को विकासशील देशों में गैर वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ निवेश बीमा के सार्वजनिक और निजी स्रोतों की पूरक के लिए बनाया गया है। यह ऋणदाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देना ताकि आर्थिक विकास में मदद मिल सके, गरीबी को कम किया जा सके और लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। MIGA का गठन विकासशील देशों में गैर वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ निवेश और आप देखेंगे बीमा के सार्वजनिक और निजी स्रोतों को के पूरक के तौर पर किया जाता है। इन जोखिमों में आप देखिए मुद्रा की अनिश्चितता और हस्तांतरण प्रबंधन प्रतिबंध, सरकार का विघटन, युद्ध, आतंकवाद और नागरिक गड़बड़ी, अनुबंध का उल्लंघन तथा वित्तीय दायित्वों के निर्वहन से भटकाव की स्थिति आदि शामिल है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये 5 इसमें संस्थान हैं विश्व बैंक समूह में, और आप देखेंगे इसके द्वारा जो आपकी रिपोर्टें जारी की जाती हैं विश्व बैंक के द्वारा, इन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा और इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो आप देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती थी, लेकिन अब इसका प्रकाशन बंद हो चुका है। एक मानव पूंजी सूचकांक और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये आप देखते हैं 2 अभी भी जारी की जाती हैं। ये आप लोगों को हर हाल में याद रखना है। विश्व बैंक का सदस्य भारत भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो मानव पूंजी सूचकांक और वर्ल्ड डेवलपमेंट, इससे क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं कि मानव पूंजी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक मंडल अगर आप लोग देखें तो विश्व बैंक समूह के 4 संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकारी निदेशक के 4 बोर्ड हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी IDA और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA। इन बोर्डों में काम करने वाले कार्यकारी निदेशक आमतौर पर समान होते हैं। कार्यकारी निदेशकों के ये बोर्ड विश्व बैंक समूह के सामान्य संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। सदस्यों का प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा किया जाता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में उन्हें सौंपी गई सभी शक्तियों का उपयोग करते हैं। इस बोर्ड में 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अधिकारी डेविड, आप देखते हैं कि मालपास को विश्व बैंक का 13वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। फिर आप देखते हैं कि अभी हाल ही में किसे बनाया गया इसका अध्यक्ष? अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा अभी वर्तमान में। ठीक है, और विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड में आम सहमति से उसका चयन किया जाता है। विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक इसके अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करता है। यह आप देखते हैं कि अमेरिका है ना, अमेरिका विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है और यही कारण है कि अब तक इसके सभी अध्यक्ष अमेरिकी ही रहे हैं अधिकतर। विश्व बैंक समूह की सदस्यता की अगर बात करें तो IBRD के आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के तहत विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होना अनिवार्य है। IBRD की सदस्यता मिलने पर ही IDA, IFC और MIGA की सदस्यता मिलती है। ICSID में सदस्यता IBRD के सदस्यों के लिए उपलब्ध होती है, किंतु जो IBRD के सदस्य नहीं है लेकिन पार्टी ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के सदस्य हैं, उन्हें ICSID प्रशासनिक परिषद के आमंत्रण पर अपने सदस्यों के 2 तिहाई वोट का समर्थन मिलने पर ही सदस्यता दी जाती है। विश्व बैंक और समूह भारत की बात करें तो भारत वेटन वुड्स में किए गए समझौते की मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है और जिसने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की है। भारत वर्ष 1956 में IFC और 1960 में IDA के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल है। भारत जनवरी 1994 में MIGA का भी सदस्य बना है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन भारत ICSID का सदस्य नहीं है, ये आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। इसके पीछे भारत का यह तर्क है कि
एसआईडी कन्वेंशन निष्पक्ष नहीं है और इसके नियम विकसित देशों के पक्ष में झुके हुए हैं। आईसीएसआईडी में केंद्रीय अध्यक्ष विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष मध्यस्थों की नियुक्ति करता है। यदि मध्यस्थता से जुड़े निर्णय संतोषजनक नहीं होते हैं तो असंतुष्ट पक्ष एक पैनल से अपील करता है, जिसे आईसीएसआईडी द्वारा ही गठित किया जाता है। इसमें भारतीय न्यायालयों द्वारा निर्णय की समीक्षा किए जाने की कोई अधिकार नहीं है, भले ही उसका यह निर्णय सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो। और आप देखिए वर्ष 1949 में भारतीय रेल को ऋण देने के साथ आईबीआरडी द्वारा भारत को ऋण देने की शुरुआत हुई थी और 1959 में भारत में आईएफसी और वर्ष 1961 में आईडीए द्वारा पहला निवेश एक राजमार्ग निर्माण परियोजना पर किया गया था। 1950 के दशक के दौरान भारत हेतु विश्व बैंक ऋण का एकमात्र स्रोत आईबीआरडी था और दशक के अंत तक भारत की बढ़ती ऋण समस्या विश्व बैंक समूह के सॉफ्ट लोन से जुड़े आईडीए के लॉन्च में एक महत्वपूर्ण कारक बनी। और 1960 के दशक के अंत में अमेरिका ने अपने द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम में तेजी से कटौती की, जो उस समय भारत के बाहरी संसाधनों का सबसे बड़ा स्रोत था। तब से ही विश्व बैंक आधिकारिक तौर पर दीर्घकालिक वित्त के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में उभरा है। 1960 और 1970 के दशक के दौरान आईडीए ने विश्व बैंक द्वारा दिए गए कुल ऋण का लगभग 3/4 हिस्सा भारत को दिया है। इस प्रकार आईडीए से अब तक का सबसे बड़ा ऋण प्राप्तकर्ता भारत बना और यह राशि कुल दिए गए सभी ऋणों के 2/5 हिस्से के बराबर थी। चीन वर्ष 1980 में विश्व बैंक में शामिल हुआ। कब? 1980 में। और उसने सीमित आईडीए संसाधनों पर अपनी दावेदारी भी जताई है। अफ्रीका के बिगड़ते आर्थिक हालात, भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहद प्रदर्शन से आईडीए में भारत की ऋण हिस्सेदारी तेजी से कम होने लगी है। 1980 के दशक के दौरान विश्व बैंक ने नीतियों में सुधार और आर्थिक उदारीकरण पर जोर दिया। यह भारत में बुरे दौर से गुजर रहे सार्वजनिक संस्थानों को ऋण देता रहा और भारत की बंद अर्थव्यवस्था की आलोचना को लेकर मौन साधे रहा। पर आप देखेंगे 1991 के व्यापक आर्थिक संकट के बाद परिस्थितियों में तेजी से बदलाव आया। इसके बाद संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण देने के लिए विश्व बैंक के लिए भारत महत्वपूर्ण देश बन गया, क्योंकि उसने वित्त, कराधान और निवेश तथा बिजनेस आदि क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों के लिए सहमति जताई। भारत को वर्तमान में मिश्रित देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे निम्न मध्यम आय से मध्यम आय में जाने वाले देश के रूप में परिभाषित किया गया है और आईडीए और आईबीआरडी दोनों से ऋण लेने के लिए योग्य देश है भारत। विश्व बैंक के आईबीआरडी से सबसे अधिक ऋण लेने वाला देश भारत है और 2015 से 2018 के बीच विश्व बैंक ने भारत को लगभग 10.2 बिलियन का ऋण दिया था। विश्व बैंक समूह ने 2019 से 22 की अवधि में भारत के लिए 25 से 30 बिलियन डॉलर की योजनाओं हेतु ऋण प्रतिबद्धता को मंजूरी भी दी है। याद रखिए। ये आप देखेंगे कि विश्व बैंक में सुधार की बात भी होती रहती है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा विश्व बैंक पर यह आरोप लगता रहा है कि यह अपने एसएपी के जरिए विश्व में पूंजीवाद के उद्देश्यों को पूरा करता है और इसमें अमीर देशों का वर्चस्व रहता है। किसका? अमीर देशों का वर्चस्व रहता है। और आप देखेंगे कि यह एसएपी मुक्त बाजार हेतु आर्थिक नीति में सुधार का एक समूह है जो विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों पर ऋण प्राप्ति की शर्त के रूप में लागू किया गया है। और यह तर्क दिया जाता है कि एसएपी नीतियों ने स्थानीय और वैश्विक दोनों ही स्थितियों में अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ाया है। उभरती हुई नई आर्थिक शक्तियों, विशेष रूप से भारत और चीन तथा दुनिया के कुछ अन्य एशियाई एवं कुछ लैटिन अमेरिकी देशों को विश्व बैंक में उचित स्थान और भूमिका दी जानी चाहिए। विश्व बैंक अपने आप को बदलती विश्व व्यवस्था के अनुकूल ढालने में विफल रहा है और इसलिए तेजी से आगे बढ़ रही भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं ने एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की स्थापना की है। इसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को एक सामान्य जानकारी बता देता हूं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात हो रही है। इसकी स्थापना आप देखिए 16 जनवरी 2016 में हुई थी। बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें अगर हम लोग बात करें विश्व बैंक में सुधार वर्तमान विश्व व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और बढ़ती शक्तियों और विकासशील देशों को इस संस्था में एक सार्थक आवाज देने के हिस्से के रूप में बेहद आवश्यक है। भारत के भविष्य को लेकर विश्व बैंक का रुख क्या है? 1.4 अरब की जनसंख्या और विश्व की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत की
हाल की समृद्धि तथा इसका विकास वर्तमान समय की अत्यंत उल्लेखनीय सफलताओं में से है। आज फार्मा, इस्पात, सूचना तथा अंतरिक्ष संबंधी प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की पहचान विश्व स्तर पर है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी आवाज माना जाता है जो इसके विशाल आकार और संभावनाओं के अनुरूप है। भारत में बड़े बदलाव आ रहे हैं और इनमें इनमें इनसे इसके लिए 21वीं सदी का मजबूत देश बनने के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। भारत विश्व का सबसे विकास और अत्यंत युवा श्रम शक्ति वाला देश है और साथ ही देश में शहरीकरण की तीव्र प्रक्रिया चल रही है और प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ लोग रोजगार तथा अवसर की तलाश में कस्बों और शहरों की ओर रुख कर रहे हैं और यह सदी का विशालतम ग्रामीण और शहरी प्रवासन है। इन बदलावों की वजह से भारत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां यह देखना बेहद जरूरी होगा कि भारत अपनी श्रम शक्ति की उल्लेखनीय सामर्थ्य का विकास किस प्रकार करता है और अपने बढ़ते हुए शहरों व कस्बों की समृद्धि के लिए किस तरह की नई नई योजनाएं तैयार करता है और इन्हीं सब बातों से आने वाले समय में देश और इसके निवासियों का भविष्य निर्धारित होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है विश्व बैंक की और विश्व बैंक समूह में जो संस्थान शामिल हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने बात की हुई है और इससे अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप लोग समझ गए हैं कि कहाँ किस तरह से आप लोग आंसर दे पाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग देने की स्थिति में पहुंच गए होंगे। 1 से 2 बार इस क्लास को देखिए और आप लोग नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है।